गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम देख रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब क्या होता है ना कि हर एक डेवलपमेंट का, ठीक है, हर जो भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल कहने का मतलब वो कैसे प्रोसेस में होगा, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग बनाने से लेकर सामान मार्केट तक जाने तक, ठीक है। तो ये जो लाइफ साइकिल होता है ये टोटल 7 स्टेप में होता है। तो हमने यहाँ लिखा है टिपिकली द SDLC मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज 7 स्टेप, ठीक है, इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो टोटल 7 स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या है आपका? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्जेक्टिव। तो पहले आप क्या करेंगे कि कोई भी सिस्टम के लिए पहले हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जब प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा तो देखना है कि आप जो करने जा रहे हो उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आप उसको जब बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका क्या यूज है, फ्यूचर में क्या यूज आएगा। तो ये चीज पहला स्टेप में होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा? डिटरमाइनिंग ह्यूमन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ह्यूमन को जो रिक्वायरमेंट होगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगा ह्यूमन के लिए, वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि जब हम अगर ह्यूमन के लिए कर रहे हैं तो ह्यूमन ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम सब लोग ह्यूमन के लिए ही यूज करते हैं। तो वो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगा वो निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर एनालाइज करेंगे सिस्टम नीड्स को। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया, प्रॉब्लम आ गया, अब हम लोग नीड्स, ठीक है, हमें क्या क्या जरूरत है उस सिस्टम जरूरत को एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज कर लेंगे कि नहीं हमें ऐसा ये बनाना है, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे कि रिकमेंड करेंगे, हाँ, कि आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है, तो रिकमेंडेशन करेंगे। जब रिकमेंडेशन हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का मॉडल बनाना है हमें, तब जाके हम 5वां स्टेप में जाएंगे कि डेवलपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब पहले हम लोग अब फिर डेवलप करना शुरू करेंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे कि कल के डेट में डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बनाया जाता है ना कि कल के डेट में अगर कोई और उस सेम सॉफ्टवेयर को, सेम एप्लीकेशन को बनाएगा तो वो डॉक्यूमेंट देखकर और वो चीज आगे कर सकता है। उसमें कोई मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, वो हम कर सकते हैं। छठा स्टेप होता है टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम। तो छठा में क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। जो अभी हमने बना दिया उस चीज को टेस्ट करेंगे, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है, उस सिस्टम को उसको मेंटेन करेंगे। कोई चेंजेस करना है उसमें चेंज करेंगे। जो भी चीज मेंटेनेंस में आएगा वो हम लोग करेंगे। और 7वां स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द सिस्टम। तो हमारा टेस्ट हो गया, अब उसको अब कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। जब हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो इवेल्युएट करेंगे कि हाँ उसका परफॉर्मेंस कैसा है, सही चल रहा है, उसमें कोई कमियां तो नहीं है। अगर कमियां मिला तो फिर क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम आया तो फिर क्या करेगा? फिर ये स्टेप फर्स्ट पे चला जाएगा, फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि क्या प्रॉब्लम आया। तो इस तरह से इसलिए इसको लाइफ साइकिल बोला गया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू होते रहेगा। जब जब कोई भी सिस्टम बनेगा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करना, तो क्या हो गया, नया प्रॉब्लम आ गया। तो नया प्रॉब्लम आएगा तो फिर आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये इसको बोला जाता है लाइफ साइकिल कि ये कंटिन्यूअस होते रहेगा। और ये 7 स्टेप्स है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको ये 7 स्टेप लिखकर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्जेक्टिव। जो हमने पहला यूज किया है उसमें क्या करेंगे, क्या एक्टिविटी होगा, मतलब क्या आप परफॉर्म करेंगे उसमें। तो हम लोग क्या किया, इंटरव्यूइंग यूजर मैनेजमेंट। तो पहले यूजर मैनेजमेंट का इंटरव्यूइंग करेंगे, चेक करेंगे कि यूजर मैनेजमेंट
क्या क्या हम करने जा रहे हैं। उसके बाद समराइज करेंगे नॉलेज ऑब्टेन्ड को, जो हमारे पास नॉलेज आया है उस चीज को हम समराइज करेंगे कि हाँ ब्रीफ में सब चीज लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, तो जितना वो जो प्रोजेक्ट स्कोप है उसका क्या करना है, कैसे एस्टिमेशन, सारा चीज वो चीज तैयार करेंगे। और फिर डॉक्यूमेंटिंग द रिजल्ट, सो जो हमारा रिजल्ट आएगा आफ्टर एस्टिमेशन, समराइजेशन, ठीक है, यूजर मैनेजमेंट, उसको सारा चीज हम लोग डॉक्यूमेंट लिखेंगे। तो इसका क्या होगा, जब हम पहले स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या होगा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंटेनिंग प्रॉब्लम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव समरीज फ्रॉम विच मैनेजमेंट कैन मेक अ डिसीजन ऑन वेदर टू प्रोसीड विद द प्रपोज प्रोजेक्ट और नॉट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आपके पास प्रॉब्लम मिल गया, आपने उसका एस्टिमेटिंग कर लिए, ठीक है, तो क्या होगा कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि हाँ इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए या नहीं, ये प्रोजेक्ट यूजफुल है या नहीं, तो तभी जाके ये हमारा हम प्रोसीड करेंगे और ये हमारा पहला स्टेप्स कंप्लीट होगा। उसके बाद है दूसरा क्या, डिटरमाइनिंग ह्यूमन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। ह्यूमन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या आएगा कि एक्टिविटी क्या क्या होगी। तो पहला इंटरव्यूइंग करने का मतलब क्या हो गया ना कि आप उस चीज को पूरा एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग एंड इन्वेस्टिंग हार्ड डेटा। हार्ड डेटा का मतलब हो गया आपने जो जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको चेक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चनरी का मतलब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि हाँ ऐसा ये ह्यूमन का ये जो रिक्वायरमेंट है, ये इंफॉर्मेशन, उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे डिसीजन मेकर्स बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, तो क्या डिसीजन लिया जा सकता है उस चीज को आप देखेंगे। फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। फिर लर्न सीखेंगे क्या, हु व्हाट वेयर व्हेन हाउ एंड व्हाई द करेंट सिस्टम, मतलब कहने का मतलब कौन करेगा, क्या होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये सारा चीज इम्प्लीमेंट होगा, तभी जाके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, वो फिर कहाँ पे डिलीवर होगा, कैसे मेंटेन होगा, क्यों बना रहे हैं, ये सारा चीज इसमें होता है। तो आउटपुट क्या निकलता है कि जैसे आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिए, सो एनालिस्ट अंडरस्टैंड हाउ यूजर accomplish their work when interacting with the computer and begin to know how to make the new system more useful and usable। तो जैसे आपने अंडरस्टैंड हो गए, समझ गए कि हाँ यूजर्स को क्या चाहिए, उसी के अनुसार से आपने इंटरेक्टिंग कंप्यूटर बनाया, ठीक है, इंटरेक्टिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसके कारण आपको यह पता चल जाएगा कि वो जो नया सिस्टम है आपका कितना यूजफुल है, आप उसको कितना यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एनालिस्ट उसका बिजनेस फंक्शन जानेगा और उसका इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि पीपल, गोल्स, डेटा, प्रोसीजर क्या क्या इन्वॉल्व है, वो सारे चीज इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हो गया अगला कि तीसरा है एनालाइजिंग सिस्टम नीड्स। तो सिस्टम नीड्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो क्या होगा सिस्टम एनालाइज, मतलब क्रिएट डेटा फ्लो डायग्राम। सी प्रोग्रामिंग में जैसे आप पढ़े थे डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक उसी तरह यहाँ में हम लोग डाटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, डेटा डिक्शनरी बनाएंगे कि हाँ क्या क्या हम लोग को जरूरत होगी। फिर एनालाइज करेंगे स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेड। सो जो भी हम लोग स्ट्रक्चर्ड डिसीजन बनाए हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। फिर प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करेंगे सिस्टम प्रपोजल को। सो सारा एनालाइजिंग हो गया, सारा डेटा हो गया, क्या क्या जरूरत है, डेटा फ्लो डायग्राम है, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ अब इस चीज को प्रपोज किया जाए इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो आउटपुट क्या होता है कि ये रिकमेंड करेगा ऑन व्हाट इफ एनीथिंग शुड बी डन, कि अगर कुछ करना है तो कुछ भी बनाना है, क्या करना है, ये इस पे रिकमेंडेशन होता है एनालाइजिंग सिस्टम नीड्स पे। अगला आपका है कि सिस्टम डिजाइनिंग द रिकमेंडेड सिस्टम। सो जो हमने प्रपोज किया अब उसका हमें डिजाइन तैयार करना है, तो रिकमेंड करना है कि वो डिजाइन रेडी करने के लिए। तो एक्टिविटी क्या क्या होगा कि डिजाइन प्रोसीजर फॉर डेटा एंट्री। सो जो डेटा हमें एंटर करना है उसका प्रोसीजर बनाएंगे।
ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरफेस वो कैसे होगा वो बनाएंगे। फिर सिस्टम कंट्रोल, उस पर कंट्रोल कैसे होगा, फाइल डेटाबेस कैसे मैनेज होगा, उसका बैकअप प्रोसीजर क्या होगा, सारा एक्टिविटी इसमें परफॉर्म करेंगे। और ये होने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा मॉडल ऑफ एक्चुअल सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद क्या है, डेवलप करेंगे और उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो एक्टिविटी क्या होगा कि जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वर्क्स विथ प्रोग्रामर टू डेवलप एनी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। सो जो सिस्टम एनालिस्ट होगा मतलब जो प्रोग्रामिंग करता है वो डेवलप करेगा वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के लिए। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, ठीक है, मतलब उसका फिर प्रोग्रामर डिजाइन करेगा, कोड करेगा, अगर कोई उसमें सिंटैक्टिक एरर है तो उसको रिमूव करेगा। उसके बाद अगला क्या है कि डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर विथ हेल्प फाइल्स, जो जो सॉफ्टवेयर बनाएगा उसका हेल्प फाइल्स, प्रोसीजर मैनुअल, ठीक है, वेबसाइट और एनी FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो सारा चीज इसमें रेडी करना है। तो जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम रेडी हो गया, हमारा एक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया। किसी को अगर कुछ समझना है तो डॉक्यूमेंट में हम जाके समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप है कि जब हमारा डेवलप हो गया, हमने प्रोग्राम में जो एरर है वो सब रिमूव कर दिए, तब हमारा अगला आ जाता है कि हम उस चीज को टेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, चेक करेंगे सिस्टम मेंटेनेंस सही है कि नहीं। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे, मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट, ये कैसे वो मेंटेन होगा। जब एक्टिविटी हो जाएगा, मतलब एक्टिविटी का मतलब हो गया वो ऐसा ये सब करना है इसमें। और जब ये आप करेंगे तो क्या आउटपुट निकलेगा कि वो दिखाएगा कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो शो करेगा, या बताएगा कि नहीं इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो जब प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम का भी डॉक्यूमेंटेशन हमें करना पड़ेगा। तो ये सब इसका आउटपुट आएगा इस फेज का। अगले फाइनल फेज में क्या आएगा, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट करने के लिए, मतलब अब आपका एरर सब चीज खत्म हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, तब आप इसको ट्रेन करेंगे यूजर्स के लिए, मतलब आपको कैसे यूज करना है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर एनालिस्ट क्या करेगा, प्लान करेगा स्मूथ कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम। अगर कोई पुराना सिस्टम इसी टाइप का बना हुआ है तो उसको मूव करेगा और नया सिस्टम पे डाल देगा, और फिर उसको रिव्यू या इवेल्युएट, फिर से उसको चेक किया जाएगा कि हाँ परफॉर्मेंस सही है, काम कर रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये सारा चीज चेक किया जाएगा और आउटपुट क्या निकलेगा कि हम ट्रेंड कर दिए सारे पर्सनल, यानी सारे जो सिस्टम नया सिस्टम बना उस सिस्टम पे सब लोगों को ट्रेंड कर दिया गया। और फिर क्या किया गया, इंस्टॉल्ड किया गया वो सिस्टम, नया सिस्टम हमें इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये इतने सारे चीज होते हैं। टोटल 7 स्टेप जो है आपका एक लाइफ साइकिल के लिए जरूरत होती है। ठीक है, अगला है मेंटेनेंस का इम्पैक्ट क्या है, हमें मेंटेनेंस क्यों जरूरत पड़ता है, किस कारण से हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस जो परफॉर्म होता है 2 कारण के लिए होता है। क्या कि अगर उसमें कोई एरर आ गया, सॉफ्टवेयर एरर, तो क्या करेंगे, उसको फिर मेंटेनेंस करेंगे। अगर हमको लगा कि नहीं कुछ नया फीचर्स ऐड करना है तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट को हमने क्या कहा, इनहेंसिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो जो मेरा बना हुआ है उसको हम इनहेंस करेंगे और नया फीचर ऐड करेंगे। तो ये इसीलिए मेंटेनेंस की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है अगला स्टेप आपका, स्टेप नहीं मतलब अगला टॉपिक कि रिसोर्स कंजम्पशन ओवर द सिस्टम लाइफ। तो जो सिस्टम लाइफ हमने देखा उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है, कंजम्पशन क्या है, कैसे रिसोर्स कंजम्पशन होगा। तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें पहले क्या होगा आपका कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम, टाइम एंड मनी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे सिस्टम डेवलपमेंट शुरू हुआ आपका, तो सिस्टम डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है, तो ये सिस्टम डेवलपमेंट यहां तक हुआ। तो जैसे डेवलपमेंट हो गया मतलब यहां तक है, लेकिन आप उसके बाद उसको इंस्टॉल कर दिए। पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद क्या हो गया कि कोई बग्स एरर आ गया, तो जैसे आपका एरर हो गया तो क्या होगा, वो काम करना आपका सिस्टम बंद हो गया। फिर उसको आप अपडेट करेंगे तो क्या होगा, इसलिए डाउन चला गया। तो माइनर चेंजेस ड्यू टू बग्स एंड इनहेंस, तो इसको आपने
अपग्रेड करना शुरू किया। जैसे अपग्रेड किए तो फिर क्या हो गया, फिर मेरा रेडी हो गया तो फिर आपका यूज में आ जाएगा। तो इसलिए मेजर चेंजेस इन बोथ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी यूज करके फिर आपको इसको आगे, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते चला जाएगा, हो सकता है फिर इस स्टेज पे आपको हो गया कि नहीं हमारा कंजम्पशन हुआ, कुछ बग आ गया, तो फिर उसको पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद फिर उसका मेंटेनेंस आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है रिसोर्स कंजम्पशन का सिस्टम लाइफ में, और ये हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, तो एक होता है टॉपिक फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, कैन वी बिल्ड इट, इसको बोलते हैं कि क्या हम उसको बना सकते हैं। अगर वही इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मिले, सो शुड बी बिल्ड इट, कि क्या हमें बनाना है। हमने क्या पहले कहा, कैन वी बिल्ड इट, क्या हम उसको बना सकते हैं। शुड बी बिल्ड इट, क्या जरूरी है इसे बनाना है, बनाना हमें चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी, इफ वी बिल्ड विल दे कम, मतलब अगर हम बनाएं तो उसका क्या यूज होगा। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो उसको क्या देखना, हमें कैसे देखना पड़ता है जनरल मीनिंग में, कि कोई भी चीज बनाना है, ठीक है, या सिंपल समझिए कि हमको कोई दुकान खोलना है। तो कोई भी चीज का दुकान खोलने से पहले आप तो सोचिएगा कि हमको क्या, हम ऐसा कर सकते हैं क्या। फिर अगर हाँ कर सकते हैं तो क्यों करना चाहिए, ऐसे क्या जरूरत है उस चीज को करने के लिए। वो चीज तो इकोनॉमिक हो गया कि हमें, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो जब रेडी हो गया, तो जब आप खोल दिए तो क्या कस्टमर सारे आएंगे जो हम बेचने जा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ होता है फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो हम लोग एनालाइज करते हैं कि हाँ हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, उसको यूज में ला सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या आएगा, जैसे हमने अभी बोला कैन वी बिल्ड इट। सो क्या है ना, इसमें फैमिलियरिटी विथ एप्लीकेशन, तो आपको जो है ना एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि हाँ हम या सिस्टम का ही एप्लीकेशन चाहिए, आप जो करने जा रहे हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तो क्या है, रिस्क है। हमको पता चला कि हाँ कोई बोल दिया कि हाँ उस पर करना है, हम कर दिए, पता चला क्या सब खोल दिए, 10 लाख रुपया लगा दिया, फिर बंद हो गया, डूब गया। तो क्या हो गया, अगर इंफॉर्मेशन कम रहेगा तो रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा रहेगा, आपको उसके बारे में जानकारी ज्यादा रहेगा, तो रिस्क कम रहता है। उसके बाद फैमिलियरिटी विथ टेक्नोलॉजी। तो फैमिलियरिटी विथ टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, तो अगर जितना कम जानकारी होगा उतना ज्यादा रिस्क जनरेट होगा। सिंपल सा चीज है। प्रोजेक्ट साइज के बारे में आपको जाना है, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा फिर रिस्क ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट होगा उतने टाइम लगेगा बनने में, जब उतने टाइम लगेगा उसमें पैसा भी लगेगा, इसलिए वहां पे रिस्क ज्यादा है। फिर कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, द हार्ड इज टू इट इज सो इंटीग्रेट द सिस्टम विद द कंपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई कंपनी ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है, और सेम टाइप का हम भी बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ईआरपी देखे, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट है या स्कूल मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, कोई कॉलेज यूज कर रहा है, तो जब आप उसके पास अप्रोच करेंगे, कहेंगे कि नहीं हम आपको इससे अच्छा सॉल्यूशन देंगे, तो वो क्या पूछेगा कि हाँ क्या मेरा जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तभी जाके हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होगा कि उसके डेटा को माइग्रेट करने में, कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने में वो फिर रिस्क बढ़ जाएगा। ये होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी में। उसके बाद इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में क्या होता है कि अगर जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगेगा बनाने में, जब बनाने में ज्यादा लगेगा तो मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ेगा, जब डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका उसका एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोग उस पर काम करेंगे, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जब ज्यादा कॉस्ट लगेगा तो हो सकता है आपका बेनिफिट्स भी बढ़े, एनुअल जो कॉस्ट सेविंग है, रेवेन्यू भी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो जब रेवेन्यू बढ़ेगा फिर आप देखिएगा कि उसका
कॉस्ट, आपका परचेज प्राइस क्या हो रहा है, आपको कितना बेनिफिट्स आ रहा है, तो ये आ जाता है इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में। तो इफ वी बिल्ड, अगर हम बनाते हैं तो क्या हमें वो प्रोजेक्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन हो जाती है। जब हो जाती है तो क्या करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट चैंपियंस मतलब आपका कंपटीशन होगा सेम आपके जो आपने जिस एरिया में प्रोजेक्ट बनाया है वो। फिर सीनियर मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, यूजर्स चाहिए उसको यूज करने के लिए। अदर स्टेक होल्डर मतलब आपके उस प्रोजेक्ट पे कोई पैसा लगा है कि आपको पैसा मिले और आप और अच्छे तरह से करें, तो ये हो जाता है स्टेक होल्डर। उसके बाद क्या है, इज द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली अलाइंड विद द बिजनेस, मतलब कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो पार्टिकुलर बिजनेस के लिए वो अलाइंड है, सही है या नहीं है, ये चीज भी आपको चेक करना होता है ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में। ठीक है, यहां तक समझ गए। सिंपल सा एग्जांपल यूज कीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए, किसी को दुकान खोलना है। तो कोई भी दुकान खोलने से पहले आप सोचिएगा ना कि ठीक है हम दुकान खोलेंगे, कहाँ पे खोलेंगे तो ठीक रहेगा, किस एरिया में खोलना चाहिए। पहला चीज, किस टाइप का दुकान खोलना चाहिए। फिर जब दुकान खोलेंगे तो क्या ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, फिर किस टाइप का ग्राहक आएगा, तो ये सारा चीज क्वेश्चन हो जाता है। तो वही होता है फिजिबिलिटी एनालिसिस में कि जब हम बनाएंगे उसको किसको सेल करेंगे, प्रॉफिट आएगा, कितना दिन बनाने में लगेगा, कितना खर्च लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ठीक है, OSAD। तो क्या है, एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉलोड बाय डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो एनालिसिस होगा वो परफॉर्म होता है कोई भी एक छोटे से सिस्टम पे, पार्ट ऑफ सिस्टम मतलब एक छोटे से सिस्टम के हिस्से पे होता है, फॉलोड बाय क्या, उसका डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। डेवलपमेंट साइकिल रिपीट्स with analysis, design and implementation of the next part। तो क्या कहा कि जो डेवलपमेंट साइकिल अभी हम लोग ने देखे, डेवलपमेंट साइकिल में क्या होता है कि वो रिपीट करता है, हमेशा वो रिपीट होते रहता है। क्या, एनालाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, डिजाइन करेगा, फिर इम्प्लीमेंट करेगा, फिर अगर कुछ गड़बड़ हो गया फिर एनालिसिस करेगा, फिर डिजाइन करेगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो ये हमेशा कंटिन्यूस होते रहेगा ये प्रोजेक्ट, जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, ये तो इसमें आ गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ठीक है, कि हर बार आपको उसको एनालाइज करना है। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि कोई भी अल्टरनेटिव अप्रोच टू स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन एंड टू द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन है तो उसका अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होगा उस स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइन के लिए। फिर एंड टू द सिस्टम डेवलपमेंट, एंड उस सिस्टम का डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या होगा। तो कुछ अप्रोचेज ये है। तो पहला है, कुछ कहा जाता है एजाइल अप्रोच, फिर कहा जाता है आपका प्रोटोटाइपिंग, फिर होता है इथिक्स, प्रोजेक्ट चैंपियन अप्रोच, फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम मेथोडोलॉजी एंड मल्टी व्यू। ये इतने सारे डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं।